इरशाद, आप ही से शुरू करता हूं। बहुत मुस्कुराते रहते हैं, अभी भी मुस्कुराहट है या चली गई? और ये बात इसलिए कि पहले तो आप लोग कहते हैं नहीं साहब हम तो बड़े मासूम हैं, अब अनवरुल हक कह रहे हैं कि लाल किला धमाका पहलगाम सब पाकिस्तान ने करवाया, हमने करवाया, शाहीनों ने मारा। बहुत शुक्रिया। देखिए राकेश, हम हंसते इसलिए हैं आपकी बेबसी देख करके, आपके झूठ पे हंसते हैं, आपकी मक्कारी पे हंसते हैं। देखिए अभी सुनिएगा मुझे पूरा। दूसरी बात यह कि अनवरुल हक ने कहा कि हमने लाल किले पे हमला किया। उन्होंने ये कहा, देखिए उन्होंने अर्ज किया आपसे हिंदुस्तान से कि देखिए कि आप हमें गिदड़ भपकी लगाते थे कि आप अंदर घुस के, आपके वजीर आजम ऐलान करते थे मोदी सरकार घर में घुस के मारेंगे, आपका वजीर आजम ये कहता था। अनवरुल हक साहब ने कहा कि जो वो घर में घुस के मारने का अनाउंस करते थे, हमने वाकई घर में घुस के मारा, बड़े जाकर के हिंदुस्तान में सिंदूर लगाया और बड़ा बेहतरीन लाल किले तक कब पहुंच गए इरशाद? दिखा नहीं सकते। इरशाद, जो क्लैश हुआ, आप तो भारतीय सीमा नहीं घुस पाए, लाल किला तो बहुत दूर की बात है। मैं अनवरुल हक को कोट अनकोट कर देता हूं, आप कहेंगे दोबारा सुनवा दूंगा, कोट अनकोट कर देता हूं। ये जरा अपना डेटा ठीक रखिए। पाकिस्तान में गजब स्थिति, आपके साथ तो और दिक्कत होती है, मेजर नदीम के साथ हालांकि ऐसी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपके साथ डेटा की बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा बढ़िया पैक रिचार्ज कराया करिए, कुछ सहयोग चाहिए तो बताइए, कर देंगे। आप आते रहते हैं बराबर चैनल पर, नहीं कहूंगा कि आपका वाईफाई गड़बड़ हो, आप कहिए आपको रिचार्ज में सहयोग कर देंगे। लेकिन सुनिए, मैं कोट अनकोट करता हूं अनवरुल हक को। मैंने कहा था कि बाज नहीं आओगे तो घुसकर मारेंगे, लाल किले से कश्मीर के जंगलों तक घुसकर मारेंगे। चंद दिनों बाद हमारे शाहीनों ने घुसकर मारा, और ऐसा मारा कि आज तक मरने वालों की गिनती पूरी नहीं हुई। 18 तारीख का यह बयान है। अब 18 तारीख का बयान है, 10 तारीख को लाल किले पर ही धमाका हुआ। तो सवाल उठता है कि उमर को रेडिकलाइज प्लानिंग, ये तो कह रहे हैं अनवरुल हक कि सब पाकिस्तान ने किया। देखिए राकेश, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए ये बात आपकी जो ऑपरेशन सिंदूर वाली बात उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे, जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई, जब फैसल राठौर वजीर आजम बन गए, उनकी ओथ के बाद ये अगर बात की है, उन्होंने तकरीर की है असेंबली में। देखे कोई हम किसी चीज से मुनकिर नहीं होते, हमने घर में घुस के मारा है आपको। तो मतलब लाल किला धमाका, लाल किले पर धमाका, ये सब कुछ आप कबूल कर रहे हैं? आप भी हमने धमाके की बात की नहीं किसी भी जगह, हमने घर में घुस के मारा। हम तो लाल किले पर धमाका ही हुआ भाई। कह रही है अब आतंकी बम फोड़कर मर जाएगा, हम उसे धमाका कहेंगे, और करवाने वाला कहेगा कि मार दिया हमने। यही बातचीत होती है, और क्या होता है? मासूम सुने, जो हिंदुस्तान के मासूम शहरी हैं उनको बेवकूफ मत बनाइए। पाकिस्तान का नाम बेवकूफ बना रहा हूं ना लोगों को आप देखें, सुने, अब आपको पता है जो पैनिक आप लोग अपनी इस पे फैलाते हैं मीडिया पे, गुदी मीडिया पे, फिर वही बात है, वजह से आप इरशाद अहमद, आपसे मैं अनवरुल हक के बयान पर सवाल पूछ रहा हूं। अनवरुल हक ने जो कहा उस पर कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं? देखिए मैंने तो पीछे आज फूल रखे हैं, मैंने कहा ये राकेश को दूंगा कि ये फूल हमारे फूल नहीं चाहिए भाई, और पाकिस्तान का फूल नहीं चाहिए। आपके पीछे फूल रखकर अपनी आवाम को फूल बना रहे हैं। आप जरा मेरी सुने ना, उसमें भी नुक्ते का फर्क होता है। प्लीज सुन तो ले, जरा मुझे पूरा बोलने दे, प्लीज बोलने दे। देखिए दूसरी बात यह है कि आपको मालूम है कि आप ये गुदी मीडिया पे बैठ के जो, अरे फिर भाई बात है, सिर्फ आपकी एयरलाइन। अरे मैं आपसे अनवरुल हक पर पूछ रहा हूं, डर लग रहा है क्या? इरशाद अहमद अनवरुल हक पर बोलते हुए डर लग रहा है कि हाय हमारी पुल पट्टी है, अनवरुल हक ने खोल दी, उससे अविश्वास प्रस्ताव देकर हमने हटा दिया, अब उसका वो दुश्मनी ले रहा है, बदला ले रहा है। राकेश, मैंने खुल के बताया, और कहीं हिंदुस्तान ने अनवरुल हक के बयान को सीरियसली ले लिया तो क्या होगा ये सोचकर आपकी टांगे कांप रही है, इसीलिए पहले फूल रख लिया कि देखो हिंदुस्तान ये फूल है। देखें, आपकी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे को सुनो ना, अपनी समझ ना आने दो किसी दुनिया के बंदे को, कि जितना कि आप शोर करते हैं, जितना वावेला आप करते हैं, दूसरे की आवाज को दबाने के लिए करते हैं, और हमारी आवाज किसी का बाप भी दबा नहीं सकता। अरे आवाज कहां दबा रहा हूं, आवाज कहां दबा रहा हूं? और आप कह रहे हैं किसी का बाप, तो बाप पर मत जाइए। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तानी है क्योंकि यहीं से निकल कर गया, यहीं से पाकिस्तान बना टूटकर, तो उस कर्म में जाएंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप ही है, तो मत जाइए उधर। वैसी डिबेट मैं करना नहीं चाहता हूं। आपको शौक है तो बताइए, वो भी शौक पूरा कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं। आप बस सुन तो लें, बाप बड़ा होता है, हम एक दिन बड़े हैं आपसे, एक दिन बड़े हैं भले, लेकिन बाप बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। हम बड़े हैं, भले हमारा कद छोटा था, हमारे मुल्क छोटा था, हम लोग तादाद में कम है,
लेकिन हम है बाप आपके, ये याद रखिए। अरे फिर वही बात है हकीकत को जुटला नहीं इरशाद सकते। अहमद, आप फिर 14 इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो 14 पीछे अगस्त आपने पर फूल रखा है आलिया शाह, 14 ये अपनी आवाम को फूल बनाते हैं। एक तो बाप वाली डिबेट चाहते हैं, मैं चाहता नहीं हूं। अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कहां से निकला, तो कौन किसका बाप हुआ ये साबित करने की जरूरत थोड़ी नहीं है। और जिस दिन लगा तोड़ दिया, एक और बांग्लादेश को खड़ा कर दिया, तो मत जाइए उधर की डिबेट मैं चाहता नहीं हूं। लेकिन आलिया शाह, अब इरशाद को डर लग रहा है कि जिस अनवरुल हक को अविश्वास प्रस्ताव से हमने हटवा दिया, वही अनवरुल हक ये कहकर कि पाकिस्तान ने धमाका करवा दिया या पाकिस्तान का ब्रेन चाइल्ड लाल किला धमाका, इनको लग रहा है कि हाय रे ये 4 साल वाली जंग न छिड़ जाए। जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बहुत तंग किया आपने इरशाद साहब को, लेकिन इरशाद साहब भी डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे, तो और फूल भी लेके आए हुए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बात हुई है ना, जिसके मुंह में जो आता है अंट शंट जो है ना, वो बक देते हैं और कह देते हैं, जो कि गलत बात है। मुझे एक बात बताएं, ये जो उन्होंने बात बोली है लाल किले वाली, ये नई बात थोड़ी है। आप जरा थोड़ा सा पीछे चले जाइए। जो शेख रशीद थे, वो तो अक्सर औकात उनके मुंह पर ये होता था, पाव पाव भर के बम उठा के मारेंगे। मतलब बम उठा के मारना, दस्ती बम मारना, चला देना, तोपें चला देना, दूसरे को घसीट लेना और दुश्मन को जो है वो फाई लगा देना, दुश्मन पे वार करना, ये तो एक ऐसे रटे रटाए जुमले हैं जो कि टेक्स्ट बुक से लेकर और पॉलिटिशियंस के जो मुंह है उनके ऊपर भी चढ़े हुए हैं। तो देखें, ये जो बात उन्होंने की है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो गले पड़ जाएं। ये तो वही बात हो गई, आ बैल मुझे मार। आपकी गवर्नमेंट ने क्या तस्लीम किया है कि उन्होंने ये करवाया? नहीं। आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने आपको ये कहा है, मतलब कोई वर्डिक्ट ही नहीं आया पाकिस्तान की तरफ से, आप उसको खुद अपने गले ले रहे हैं। अच्छा, अब ये करते क्या है? ये करते हैं कि जिस तरह अभी जो बात हो रही थी ना कि जी नहीं भारत हम आपके बाप हैं, हम तुम कौन होते हो, हम चौधरी हैं, ये कहने के उसमें ना ऐसी ऐसी गलत गलत बातें कर जाते हैं जो सही मानों में इनके गले पड़ जाए। जैसे आपने अभी कहा कि देखिए ये वाली जो बातें हैं ना, ये और आग लगाने वाली हैं। ये आप तेल फेंक रहे हैं, ये आप पेट्रोल डाल रहे हैं, बजाय इसके कि आपका काम ये है कि जो इतने एक जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो खत्म हो चुके, दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ जंग में एक दफा होके दोबारा से पता नहीं कब किस वक्त क्या हो जाए, तो आप हालात को जरा ठंडा करें। आप लेकिन वही बेवकूफी मैंने आपको बताया ना, आप जरा शेख रशीद से लेकर जितने पॉलिटिशियंस अक्सर ऐसे हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट्स धड़ल्ले से देते हैं, जिनके कोई सर पैर ही नहीं होता। बोलिए इरशाद करिए आप भी। मैं कहता हूँ, देखिए कितने आराम से, मासूमियत से आपने ये खातून जो बोलती हैं उसको सुनते हैं, उसके दरमियान बिल्कुल बोलते नहीं आप। क्योंकि ये इस तरह जैसे आरजू है, ये सेकंड आरजू लेकर के आप आने लग गए अपने सेकंड आरजू। ये भी पाकिस्तान आलिया अपने आप में काफी है, उनको सेकंड आरजू के तमगे की जरूरत थोड़ी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, देखिए आप नहीं बोले इनके दरमियान। देखिए मैंने शुरू नहीं किया तो आपने चीखना शुरू कर दिया। देखिए आलिया को मालूम नहीं, आलिया उल्टी सीधी बात कर रही है। बात यह है कि मैंने अर्ज की आपसे, देखें जो मैंने हकीकत है वो बताया कि अनवारुल हक, मैं उल्टी सीधी बात नहीं करी इरशाद साहब, आपके वो जो मिनिस्टर या जो पॉलिटिशियन है उन्होंने जो बात की है वो उल्टी सीधी बात की है। आप जरा अपने प्राइम मिनिस्टर से जाके पूछिए कि ये जो उन्होंने बात की है वो ठीक बात की है क्या? आपके पीएम ये कहेंगे कि हमला हमने किया? कि आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ मिनिस्टर, कोई पॉलिटिशियन ये कहेगा कि ये जो इन्होंने अनवारुल हक साहब ने बात की है वो ठीक है? क्या आपके कंट्री में कोई ये बात कहेगा कि क्या हमला हमने किया है? आपके पॉलिटिशियंस कहेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसका मतलब है उन्होंने गलत बात की है। अच्छा बोलिए इरशाद, जरा सुनते हैं आलिया इनको। कि जो आप घर में घुस के मारने की थ्रेट देते थे, हमने सही किया कि हमने कहा कि हम जहां जहां पहुंच सकेंगे पहुंचेंगे और वहां घुस के मारेंगे, और हमने मारा। ये पूरी दुनिया को मालूम है। आप अनवारुल हक पे आलू रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, खुदा की कसम। जितना मर्जी होता है, जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इरशाद अहमद, यही होता है। कर्नल दिनेश नैन, यही होता है, कुछ कर नहीं सकते। मतलब जिस मुल्क के 2 टुकड़े हो जाए वो कर नहीं सकते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर सरगोधा तक हिट हो जाए वो कहता है कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जो आलिया सही कह रही है कि यही ऐसे लोग ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कर्नल दिनेश ने जो बेड़ा देखो राकेश, अभी मैं बताऊं आपको, इरशाद साहब को परेशानी ये है कि आलिया ने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया और इनको जो है आलिया का जिन नजर आता है हमेशा, और या फिर दूसरे जो मोहतरमा है उनका जिन नजर आता है। अब इन्होंने खुद एक चीज एक्सेप्ट कर ली राकेश इस नेशनल टीवी के ऊपर कि
हमने आपको घर में घुस के मारा, तो ये हम हैं कौन? आतंकवादी। यस, तो यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट ने मारा। अरे इरशाद साहब, आप तो बोलो ही मत, आप तो पाकिस्तान के लिए गद्दार हैं, क्योंकि इमरान खान को आपकी सेना ने मारने की प्लानिंग बनाई है, उसकी बहनों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, और देखो मेजर नावेद हंस रहे बैठ के आराम से मौज कर रहे हैं, और आप एक ऐसे सियासतदार हैं, ऐसी पार्टी से हो, बेशरम इंसान, लोकतंत्र को खा गए आप, आइन को खा गए, और आपको शर्म नहीं आ रही, आप बेशरम इनके गुणगान किए जा रहे हो, और उधर मोहतरमा को जमीन पे घसीटा जा रहा है, और आपके लोकतंत्र को खा गए आप लोग। आपके आईन बदल दिया, आपके जुडिशरी बदल दी, रूल्स बदल दिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, और बैठ के यहाँ पे इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, बेशरम गद्दार इंसान, तुम पाकिस्तान के गद्दार हो, हिंदुस्तान तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा, तुम खुद अपने देश के ही नहीं हो। और रही बात अभी आपने बोला कि हमने अंदर घुस के मारा, ये आपका हक है कौन? ये जो आपका पूर्व प्राइम मिनिस्टर था अनवारुल हक है कौन? ये आपकी सेना का। अरे पानी पी लो, हमने पानी बंद कर दिया, अभी गर्मी आएंगी, नहीं मिलेगा तेरे को पानी, पीले गद्दार आदमी, गद्दार पी लो, पाकिस्तान के गद्दार, आपने सेना के चमचे, पी लो, आपने किया सब कुछ गलत। आपके इमरान खान की बहनों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, और आप नेता बन के यहाँ पे आप नेता बन के सेना के गुणगान कर रहे हो, हमने किया। आप सिर्फ आतंकवादी भेजते हो, और आपने एग्री कर लिया कि आतंकवादियों के माध्यम से आपने हमारे पहलगाम में और आपने लाल किले के वहां पे आप जश्न मना रहे हो। इसका जवाब आपको नहीं, जवाब तो मिलेगा ही, जवाब तो मिलेगा ही। और इसीलिए भारत के आर्मी चीफ ने जो कहा कि भाई वो तो ट्रेलर था, अगली जंग हो सकता है 4 महीने भी चले या 4 साल भी चले। लेकिन मेजर नदीम, मैं आता हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप हंस रहे हैं, डर लग रहा है जो इरशाद अहमद ने कही, या अनवरुल हक ने, चलिए इरशाद अहमद को छोड़ भी दीजिए, अनवरुल हक ने जो कहा उसे सुनने के बाद डर लग रहा है कि हाय रे कल क्या होगा, परसों क्या होगा? देखिए, ये बात सही है, जैसे हमने ये बात की कि जो सीनियर लेवल पे लोग होते हैं उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, जिस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो अगर दी गई हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ, मैंने स्टेटमेंट कई दफा सुनी, तो उसमें मुझे ये महावरत का ये ज्यादा महसूस हुआ कि उन्होंने ये बात की है कि जनाब दिल्ली के लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। तो फिर वही बात है कि हम हमेशा से, अरे नहीं भाई, ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो मेजर नदीम। एक बात आपकी ठीक है मेजर नदीम, आपकी शुरुआती बातों में ही आपका डर दिख गया कि अनवरुल हक को कहना नहीं चाहिए था ऐसा। दूसरी बात ये है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, मैंने वेपन कोर्स किया हुआ है, कर्नल साहब इसको समझते हैं, और बम डिस्पोजल कोर्स होता है हमारे यहाँ। तो ये जो आपका जो धमाका हुआ एक्सप्लोजन, अगर आप अपने भी मीडिया के देखिए और जो एक्सपर्ट्स हैं आज भी ओपिनियन देखिए, ये एलपीजी का धमाका है, यानी ये गैस सिलेंडर के पर्दे से धमाका हुआ है, ये गाड़ी के अंदर। अनुज माथुर सर, मैं आ रहा हूं, मेजर नदीम आ रहा हूं। अनुज माथुर सर, जो बात मेजर नदीम ने शुरुआत में कही कि अनवरुल हक को ऐसा कहना नहीं चाहिए था, तो क्या ये इनका डर दिखा गया कि अभी तक तो हम बचते बचाते कर रहे थे, इसमें भी रूट था, चलो रेडिकलाइज वहां का कर दिया, लेकिन ये तो भाई ने कह दिया कि सब हम ही ने किया। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है, जो खौफ है ना पाकिस्तान में, खौफ, ये बात ये जो यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान की पीएमएलएन के नेता, उनको भी पता है, कई बार इनको मैं कई और जगह ये बात बता चुका हूं। जो खौफ पाकिस्तान में है वो खौफ इस बात को बता रहा है कि जिस ब्लास्ट का इन्होंने इनके निवर्तमान प्रधानमंत्री सो टू से हमारे कश्मीर जो इनको इलीगल तरीके से इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वहां के, उन्होंने साफ शब्दों में इसको स्वीकारा है। 3 कारण बताता हूं मैं इसके, बिल्कुल साफ साफ। पहला कारण तो यह है कि ये पाकिस्तान के सियासतदानों की आदत है। कुछ दिनों पहले इनके एक एयर वाइस मार्शल ने यह कहा था कि हमने भी शोड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। ये काम करते हैं, आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं, और अपनी रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए, मार्क माय वर्ड्स, अपने आप की रेलेवेंस को बताए रखने के लिए कि मैं कश्मीर के बारे में सोच रहा हूं, मैं भारत का नुकसान करने के बारे में सोच रहा हूं, ये इन चीजों को स्वीकारते हैं समवेयर सम टाइम और दी अदर। जो आलिया भी थोड़ी देर पहले कह रही थी, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, एब्सोल्युटली राइट।
और इस प्रकार के जो स्टेटमेंट, ये सच है और कभी ना कभी इनके मुंह से 2 साल बाद 1 साल बाद ये सच जरूर निकल जाता है। ये सच मान लीजिए। कुछ दिनों पहले इन्होंने एक कहानी सुनाई थी, इन लोग जो व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर कि आया गया, वो हमने आके जाके इनको दिखा दिया। ये बात भी बता देने की जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उनको अभी उस पद से हटाया गया है और बिलावल भुट्टो की पार्टी के एक व्यक्ति को वहां पर इसको ब्लडलेस कू कह सकते हैं, वहां पर बैठाया गया है। इसका भी कहीं ना कहीं उनको एक इस प्रकार का अंदेशा था और उन्होंने सोचा होगा कि इस प्रकार से मैं पाकिस्तान को फंसाऊं, और ताकि भारत इस बात, क्योंकि भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। भारत जब तक पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाएगा कि इसमें नहीं, माथुर सर, भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है, भारत प्रमाण इकट्ठे कर रहा है। मसूद अजहर की बहन सादिया जमातुल मोमिनात, उसका कनेक्शन क्या रेडिकलाइज, वो सब पर बात। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रमाण इकट्ठा करने के क्रम में अनवरुल हक का बयान कितना कील ठोक कर जाएगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, यही वजह है पाकिस्तान में खौफ। इसी वजह से है कि जो सिंदूर 1 में हुआ था उसके आगे क्या इनका हश्र होने वाला है, यही खौफ है इनके दिमाग में। इसीलिए वो इतने बड़े ब्लास्ट को, जहां 2900 किलो आपका एक्सप्लोजिव होता है, रिसीव होता है, ये कहते हैं कि गैस का सिलेंडर फट गया। नदीम साहब, आप कह रहे हैं गैस का सिलेंडर फट गया, आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लोजिव किस प्रकार का होता है। एक मिनट, प्लीज मेजर नदीम, मैं बोल रहा हूं, कम से कम मेरी रैंक का तो ख्याल कर लो यार। है तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि इनको ये पता है कि इनको मालूम होना चाहिए, अगर ये आर्मी के ऑफिसर है, कि ब्लास्ट का क्या मतलब होता है और गैस का सिलेंडर कैसे फटता है। और ये जो हुआ है, इस ब्लास्ट में किसी को कोई संदेह नहीं है। और अब अनवरुल हक के बयान ने इसके ऊपर इसको पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है, सत्यापित हो गया है। ये बात समझने की है। लेकिन माथुर सर, मेजर नदीम आप बोलिएगा। माथुर सर, एक बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं, आप कह रहे हैं ना रैंक का ख्याल करिए। जो एलपीजी धमाके, बम धमाके, सुसाइड बॉम्ब में फर्क न कर पाए, वो रैंक का क्या फर्क करेगा? जो अपनी रेजिमेंट बताने में कब दिखा दे, वो क्या फर्क करेगा? तो सर, ये वाली बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। वही नहीं कह रहा। देखिए, मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित होता जा रहा है। ये जो इनका हाथ है, ये आगे जाकर के इस बात को प्रमाणित कर दिया गया है। एक मिनट और ये जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का ये ब्लास्ट है, इसमें आप कोई संदेह रह नहीं गया है क्या ब्लास्ट है क्या नहीं है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सबको पता है। और सिंदूर 1 में क्या हुआ था, ये भी सबको पता है। और इस बात का खौफ है कि सिंदूर 2 में क्या हो सकता है। इसी वजह से ये इतने बड़े ब्लास्ट, ठीक मेजर नदीम, हम पहले इस बात पर बहस कर चुके हैं कि अमोनियम नाइट्रेट हिंदुस्तान में नीम कोटेड इस्तेमाल होता है, वो किसी और काम में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो छोड़ दो उधर, अभी टेक्निकल बहस पर आप जाओगे, टेक्निकल की स्पेलिंग पूछ दूंगा, फिर आप कहोगे रुको गूगल कर लेता हूं। आप मत जाओ उधर। सिर्फ ये बात को हंसने की बात नहीं है, आपको डर लग रहा है या कहिए अपनी सरकार से कि अनवरुल हक को उठाकर फेंको भाई, नहीं तो ये अनवरुल हक ताबूत में कील ठोक रहा है। मैं गाली गलौज नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल बात करना चाहता हूं। नहीं, मैं टेक्निकल से आगे बढ़ चुका हूं। टेक्निकल तो हो गई डिबेट आपसे। आपके अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ये है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था। आप इसके ऊपर अपने क्लिप देख लें, कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। आपके अपने मीडिया के बहुत सारे, हमने भी नूर खान में सिलेंडर ब्लास्ट किया था। नूर खान में सिलेंडर ब्लास्ट ही हुआ था नदीम। ढाई बजे नूर खान एयरबेस पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। नहीं, फिर ठीक है, फिर हम भी कल को ब्रह्मोस, नहीं ठीक है, फिर हम भी कल को आलिया ब्रह्मोस इधर से जाएगी और कहेंगे नहीं वो तो मिसाइल के आगे सिलेंडर लगा के हमने धमाका कर दिया था। डरते नहीं है। आलिया शुरुआत में मेजर नदीम ने कहा कि अनवरुल हक को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे नहीं साहब हम डरते नहीं है, फिर उसके बाद कह रहे नहीं साहब ये तो सिलेंडर वाली बातचीत है। अच्छा, टी फॉर टेरर, जिसके लिए वो टेक्निकल क्या समझेगा, मेरे कान में ये कहा गया मुझसे। आलिया जी देखिए, अभी ये जो बात हो रही है कि अगर आप लोग इसको आगे उठाते हैं, सवाल को उनकी स्टेटमेंट को लेकर जाते हैं जो उन्होंने दी है, तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल बनेगी। अभी आपने देखा कि जो सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के, उनके साथ जब बातचीत हुई है इंडिया की जो वहां पर, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हाँ हमें पता है कि वहां पर ये हुआ है और ये दहशतगर्दी का हमला है और हम जानते हैं कि इंडिया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम
हमने उन्हें ऑफर की है कि हम मदद कर सकते हैं, लेकिन वो खुद बहुत एक्सपर्ट है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी दुनिया उसको ऐसे ही देख रही है कि जब अमेरिका की तरफ से भी कहा जाता है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया उसको ऐसे ही देख रही है कि दहशतगर्दी का हमला है। और उसके बाद अगर आपका कोई मिनिस्टर या कोई पॉलिटिशियन उठकर कोई इस तरह की बात कह दे जिसका ना कोई सर ना पैर, किससे पूछकर किसने कहा, किसने अभी तक कुछ ऐसी बात की, और वो खुद से अगर कोई ऐसी बात कर देता है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो खुद ही थोड़े दिन के बाद ना इसको डिनाई कर रहे होंगे और कहेंगे कि मैंने तो ये कह दिया था, मैंने तो वो कह दिया था। मेजर साहब ने जो पहले में जो शुरू में बात की, मैं उससे एग्री करती हूँ। जो उन्होंने ये कहा कि सही कहा था उन्होंने कि नहीं, ये गैर जिम्मेदाराना ऐसी जो स्टेटमेंट्स है ये नहीं देनी चाहिए। लेकिन आलिया, एक बात होती है कि मन की बात जुबान पर आ जाती है। कल को अनवरुल हक को इन्होंने बिठा रखा था, अब अविश्वास प्रस्ताव लगा के उसको हटा दिया, तो वो भाई भी तो अपनी भड़ास निकालेगा और फिर वो भी कुछ ऐसा करेगा कि देखो मैं तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। हालांकि पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने लायक कुछ बचा नहीं है। लेकिन आलिया, मैं एक सवाल और आपसे आगे करता हूं। अभी एक दिन पहले भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, तैयारी हर मुल्क करते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, और अगली जंग क्या पता 4 महीने 4 साल, हम तो उससे अधिक की भी तैयारी करके बैठे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा भी है। और उसके तुरंत बाद ये अनवरुल हक का बयान आता है, ख्वाजा आसिफ उसके बाद बोल देते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है ऑल आउट वॉर या सरहद पर। तो आपको लग रहा है कि ये एक पाकिस्तान में ये मानकर बैठे हुए हैं कि अब तो हमारे पोल पट्टी खुली हुई है, अब आगे हर चीज के लिए तैयार रहो? देखिए, ये बात तो जिस तरह, अगर जैसे आपने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि ऑल आउट वॉर अब हो सकती है, हम हर चीज के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये यही समझा जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया दोबारा हमला करे, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जो दोनों के रिलेशंस हैं वो खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं, और इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी तो और खराब होंगे। अगर ये फिक्र है ना और ये खौफ पाया जाता है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों को आप रोकें कि जैसे पहले शेख रशीद पाव पाव भर के बम उठा उठा के सरहद पार मारा करते थे, ऐसे लोगों को पहले आप बिठाएं और कहें कि भाई ये किस किस्म की बातचीत आप कर रहे हैं, आपने एक और जंग करवानी है, हम जंग के लायक हैं। देखें ना, IMF के पास कंट्री है, IMF के पास जो कंट्री है वो जंग लड़ सकता है? मुझे बताएं। ये आप बड़ी बड़ी बातें तो कर लेंगे, अभी मेरे इस बात के बाद भी ये लोग नाराज होंगे कि आपने कैसे कह दिया हम जंग लड़ सकते हैं, हम तो जंग जीतेंगे भी। IMF के पास जो कंट्री होता है जिसको खाने के लाले पड़े हो, उसकी पब्लिक पर सारा प्रेशर आता है। जब आप जंग लड़ते हैं, इतना पैसा उसके अंदर लगता है, इतना बजट उसके ऊपर आता है, इतने वेपन। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, इस बीच ये भी खबर है आलिया, आप लोगों के पास ज्यादा अपडेट होगा कि पाकिस्तान की जो बची खुची कंपनियां, कईयों का एग्जिट खाता भी तैयार हो गया है, तो मैं उधर बाद में बातचीत करूंगा। लेकिन डॉक्टर इरशाद, जो बात आलिया ने कही, मेजर नदीम प्लीज 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 बिहेव लाइक अ मेजर, नॉट बिहेव लाइक अ मौलाना। तो प्लीज समझा करिए, वो काम इरशाद अहमद के लिए छोड़ दीजिए, वो पॉलिटिशियन मौलाना दोनों बन जाएंगे। आप क्यों उनका काम हल्का कर रहे हैं? डॉक्टर इरशाद, जो ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि भाई भारत तो कुछ भी कर सकता है, ऑल आउट वॉर भी हो सकता है, अब आलिया जो कह रही है, जो कंट्री IMF के पास खुद को गिरवी रख चुकी हो, वो जंग लड़ेगी कैसे? अब मान लीजिए 4 साल हो गया, फिर तो वही होगा कि ये लो पाव, ये लो आधा किलो एटम, वो भी पता नहीं, एटम तो अमेरिका वहां बैठा हुआ है। राकेश, 20 मिनट मैं खामोश बैठा रहा, 1 मिनट मुझे सुनिएगा। देखिए, एक तरफ आप बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 की, जनरल साहब भी कह रहे थे, आपके कर्नल साहब भी, आप भी, ये आलिया भी आपकी कोई एजेंट है, ये चारों आप लोग पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आपके जनरल, आपके आर्मी के जनरल कह रहे हैं जी हमारे पास असला नहीं है, हम आप जरा चुप कर, सबसे बड़े एजेंट हैं आप, चुप कीजिए, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एजेंट हैं। आपने क्यों मेरा नाम लिया? आपने मेरा नाम क्यों लिया? अगर आप किसी को एजेंट कहेंगे, किसी को गद्दार कहेंगे, जो कि आप लोगों की हमेशा की आदत है, आप लोगों की ये आदत है, कोई सच बोले तो उसको आप एजेंट और गद्दार कहते हैं, कोई सच बोले उसको आप एजेंट और गद्दार कह देते हैं। अगर आपने ये जुबान इस्तेमाल की तो फिर मैं बीच में बोलूंगी और आपको जवाब दूंगी। आप मेरा नाम नहीं लीजिए, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ही कहूंगी कि आप पाकिस्तान की पब्लिक के खिलाफ एजेंट है, क्योंकि आप उनके खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा सुनिए। दूसरी बात यह है कि अभी तमाम पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ऑपरेशन 2 सिंदूर शुरू करेंगे। भाई, पहले में हारे हो, आपके जनरल अरे सपने की बात मत किया करो इरशाद अहमद, ये सपने वाला कार्यक्रम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, ये सपनों पर एनालिसिस का कार्यक्रम नहीं है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ इरशाद अहमद, छोड़ दो जंगों की बातचीत। इरशाद अहमद, छोड़ दो जंगों की बातचीत, छोड़ दो ये ऑपरेशंस की बातचीत। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने किए, हाँ या ना? किए ना?
93,000 सैनिक किसके किसके पास रखे हुए थे, किसने किसकी पतलूने उतरी थी? तो मत छोड़ दो भाई, जो पूरी दुनिया सरेंडर पेपर पर किसने हस्ताक्षर किए थे, नियाजी नियाजी क्यों होता है? मैं ये कहने की बात है क्या? इरशाद, जंग लड़ने की आपकी कुव्वत नहीं है, आगे आपकी आर्मी क्या करेगी? आगे आपकी आर्मी क्या करेगी? दिखावा करेगी, तैयारी करेगी, या अनवरुल हक को मार के हटा देगी कि देखो इसको तो किसी ने ठोक दिया? आप सुने, मैंने एक तरफ गन रखी है, एक तरफ फूल, जो आपको पसंद है वो दूंगा। खुदा की अरे वो कसम, गन खिलौने वाली रखी है, चिड़ी मारने वाली, आपको खिलौने वाली, चिड़िया मारने वाली गन रखी हुई है, मैंने वो पहले भी रखी थी आपने। रखी है, जो चाहिए वो दूंगा। गन चाहिए गन दूंगा, फूल चाहिए फूल दूंगा, लेकिन आपकी बड़ा जोकर है यार। आपकी आदत, क्योंकि आप सोच नहीं बदलेंगे, आपको गन ही देनी पड़ेगी। ये वो इंसान है राकेश जिसकी कोई भी वजूद नहीं है। नून लीग ने इसको कोई पद नहीं दिया हुआ। ये बिना मतलब के टीवी में बैठ के टे करता आके। ये चमचा है आईएसआई का, ये चमचा है आसिफ मुनीर का। इसने आंख बंद कर रखी है, इसके सामने इनके आईन को आसिफ मुनीर ने मिट्टी में मिला दिया, इनका जो डेमोक्रेसी है खत्म कर दिया, इनकी जो पूरी जुडिशरी है उसके हाथ काट दिए, जजेस ने रिटायरमेंट मतलब घोषित कर दी है। अब मैं इसको बोलूंगा, इरशाद एक तरफ तो कल पूरी के पूरे अफगानिस्तान के तालिबान अपने टैंक लेके और अपनी आर्मामेंट लेके पहुंच चुके हैं। अब तुम ध्यान से सुन, पहुंच चुके हैं दुरंत लाइन पे, और हिंदुस्तान की सेना एक्सरसाइज कर रही थी पहले से ही, त्रिशूल हम सब पहले से तैयार बैठे हैं। अब मैं बताता हूं, हाँ हम तुमको ठोकेंगे। अब तुम जाके अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को बताओ बोलना बंद करे और भीख की तैयारी मांगे, हाथ जोड़ने की तैयारी कर। तेरी टांगे कांप रही मुझे पता है। तुम एक ऐसा इंसान है जिसने पाकिस्तान का गद्दार हो तुम, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी खत्म कर दी तुम लोगों ने। तुम हो, शहबाज शरीफ है, ऐसे लोगों ने पूरा इसको आसिफ मुनीर जैसे मौलाना को तुम लोगों ने पाकिस्तान बेच दिया है। और अभी मैं बताऊं, हम डेफिनेटली जब से अनवरुल हक ने बोला है, हमें तो सिर्फ उसका प्रूफ चाहिए था, प्रूफ मिल गया। आपके खुद के लोगों ने बोला कि हाँ हिंदुस्तान पे अटैक हुआ, अब हम एक्शन लेंगे। उधर से आपको अफगान तालिबान पीटेगा, मिलकर के तुम्हारी ऐसी चटनी बनाएंगे, तेरी जबान नहीं चलेगी। महिलाओं को तो, खातून के साथ तो बदतमीजी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। और मेरे को मौका मिला वर्दी पहन के वापिस से तेरे देश में घुसने का, खुदा कसम तेरे को मैं एक चीज जरूर सिखाऊंगा, इरशाद, मोहतरमा का इज्जत करना सिखाऊंगा। नदीम बता देना इसको इंडियन आर्मी कैसी है, इसको पता नहीं बेवकूफ को अभी नहीं। लेकिन एक बात है अनुज माथुर सर, एक आपकी टिप्पणी कर्नल दिनेश नैन ने आखिर में जो कह दिया, इरशाद अहमद सुनो, अब भाई आपके मतलब की बात है और मेजर नदीम के भी मतलब की बात है। अनुज माथुर सर एक आखिरी टिप्पणी आपकी, समय कम है। जो कर्नल दिनेश नैन ने आखिर में इशारा कर दिया और अनवरुल हक ने तो कह दिया हमने करवाया, यानी उमर जो बम बांध के उड़ गया, जो फिलाइन आतंकी था, उसको रेडिकलाइज, ट्रेनिंग, प्लॉटिंग, ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हुई। तो कर्नल दिनेश नैन ने कह दिया कि हम भी इशारा देकर तुमको तोड़ देंगे। फिर ये तो बड़ी बात कर्नल दिनेश नैन ने कह दी। कर्नल की चीफ उन्होंने बात बड़ी कही है, लेकिन सही बात है, ये हवा में बात नहीं करी जा रही है, ये बिल्कुल निश्चित है। आप देखिए जिस प्रकार से, ये मैं आपको 2-3 चीजें याद दिला देता हूं। एक इनके प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि रात को 2:30 बजे मेरे पास आसिफ मुनीर का फोन आया कि नूर खान में बम्बार्डमेंट हो गया, 5-6 जगह और बम्बार्डमेंट हो गया है। ये इनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नूर खान में बम गिराया, इसका मतलब है कि जितनी भी एडी लगी हुई थी रास्ते में, वो सारी एडी को पहले साफ कर दिया गया था। इन लोगों को पता नहीं है कि आर्मी क्या होती है, आर्मी किस प्रकार से लड़ाइयां लड़ती है। ये बात बिल्कुल आप निश्चित रूप से समझ लें कि 2 चीजों का खौफ पाकिस्तान में आज है। एक भारत के बहुत सुदृढ़ और डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल विल या राजनीतिक नेतृत्व का, दूसरा भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी का, जिसका स्वाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट में और ऑपरेशन सिंदूर में चख लिया है। ठीक है, अब इरशाद अहमद वक्त इतना ही एक बात कहते हुए, अभी तक तो पाकिस्तान ये कहता था नहीं साहब हमने तो किया नहीं है, आप भी बैठकर कहते थे, अनवरुल हक कह रहे हैं नहीं साहब पाकिस्तान ने किया है, मेजर नदीम भी कह रहे हैं कि नहीं अनवरुल हक तो ये कहना नहीं चाहिए था। अब आप समझो, पाकिस्तान नहीं कहता था, हम लिंक निकालकर हमने ठोक दिया, आपके मुल्क के टुकड़े हो गए, ऑपरेशन सिंदूर किया, और सोचो जब अगर एक्सेप्टेंस आएगी तो भारत क्या करेगा। सिर्फ ये सोचकर जाओ आज,
और अगली बार जब प्रोग्राम में आना तो हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास हो। और जो बात कर्नल दिनेश नैन ने कही, इसको भी एनालाइज करना जाके, एक आपको लिंक दे दे रहा हूं, और ये एनालाइज करना कि घूमकर आओगे तो भारत भी घूमकर अटैक करना जानता है, फिर रोना नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.